हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमने जो भी एसएससी जेईएन में, राजस्थान जेईएन में टेक्निकल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर सॉल्व कर दिए हैं। आज जो हम जिस टॉपिक पर करने जा रहे हैं वो है ट्रायंगुलेशन का एक पार्ट है, रिकॉनाइसेंस एंड द बेसलाइन मेजरमेंट। जब भी हम किसी साइट पर जाते हैं उससे पहले प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं तो उस प्रिलिमिनरी सर्वे को हम क्या बोलते हैं, रिकॉनाइसेंस। तो उस चीज़ में क्या क्या आता है वो, और फिर जब हम सर्वे करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन चीज़ हमारे लिए होती है बेसलाइन। तो वो बेसलाइन मेजरमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉनाइसेंस मैप रेफरेंसेस टेकन। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम प्रिलिमिनरी सर्वे, जब भी हम साइट पर जा रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास मैप होना ज़रूरी है रेफरेंस के लिए। अगर हमारे पास सपोज मैप प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम जो हमारे ग्राउंड पॉइंट्स होते हैं, ग्राउंड फीचर्स होते हैं, उनकी हम लोकेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो मैप होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। Which of the following is not necessary for reconnaissance process? उसके लिए हमें सेक्सटेंट होना ज़रूरी है, थियोडोलाइट होना ज़रूरी है, एनेरॉइड बैरोमीटर होना ज़रूरी है, चेन होना ज़रूरी नहीं है। क्यों चेन की जगह पर अगर हमारे पास स्टील टेप होनी ज़रूरी है। स्टील टेप क्या होती है, तो एक्यूरेसी देती है और साथ साथ में क्या होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक है, चेन और टेप का काम हमारा क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट का लाइंस वगैरह, डिस्टेंस वगैरह को मेजर करने के लिए होता है। सेक्सटेंट और थियोडोलाइट हमारे किस काम आते हैं, एंगल्स को मेजर करने के लिए। और जो हमारा एनेरॉइड बैरोमीटर है ये काम आता है एलिवेशंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमसे पूछा था कि रिकॉनाइसेंस प्रोसेस में कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं, तो चेन की जगह पर हम क्या यूज़ में लेते हैं, स्टील टेप यूज़ में लेते हैं। स्टील टेप का क्या काम होता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। सेक्सटेंट और थियोडोलाइट एंगल्स मेजर करने के लिए होता है, और एनेरॉइड जो है वो हमारा, एनेरॉइड बैरोमीटर वो हमारा एलिवेशंस के लिए यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमारी डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर, प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन स्टेशंस, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस, और थर्ड आ जाता है हमारा एलिवेशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द स्टेशन अबाउट डेटम। इसका हमारे पास फॉर्मूला है H = D² 1 - 2m × 2r। ठीक है, D² 1 - 2m 2r। यहाँ पर हमारा D हो जाता है डिस्टेंस टू द होराइजन, m हो जाता है हमारा मीन कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, और कैपिटल R है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हमारा होता है कांस्टेंट 6870 किलोमीटर, इतना हमारा रेडियस है। ठीक है, तो हमारा हाइट ऑफ द स्टेशन अबाउट डेटम का फॉर्मूला क्या है, H = D² 1 - 2m × 2r। यहाँ पर होराइजन की बात की है। होराइजन क्या होता है, जब भी हम किसी पॉइंट पर खड़े हैं और जहाँ पर हमें सामने से दिखता है कि जो हमारा सन है वो एकदम ग्राउंड लेवल पर है, जिस पॉइंट पर हमें दिखता है कि जो हमारा सन और जो हमारा लैंड है वो क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, वो जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं होराइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉनाइसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड। इसमें हमें क्या निकालते हैं, एलिवेशन निकालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो सेकेंडरी चीज होता है। प्राइमरी जो चीज होती है वो हमारा क्या होता है, एलिवेशन होता है।
सिक्स क्वेश्चन है, रिकरेंसेंस प्रोसेस विल गिव बेस्ट आउटपुट ओनली ऑन एलिवेटेड ग्राउंड्स, दैट्स ट्रू। जो हमारा रिकरेंसेंस प्रोसेस है वो हमें सबसे ज़्यादा वो रिजल्ट तब देगा, अच्छे रिजल्ट तब देगा जब हमारा जो ग्राउंड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड पॉइंट हो या फिर पीक पॉइंट्स हो। क्या हो? पीक पॉइंट्स हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, while calculating H2 with reference to H1 line of sight must be dash meter above the point of tangency। अभी H2 का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, H इक्वल्स टू डी स्क्वायर 1 माइनस 2m2r। इसको हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू H1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 to 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन स्टेशन मार्क्स आर मार्क्ड विथ। अगर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है तो हमारे जो स्टेशन है वो हमें प्रॉपरली मार्क करने पड़ेंगे ताकि हमें दूर से भी दिखे, प्लस अगर हम 3-4 दिन बाद भी आए तो वो पॉइंट्स वैसा का वैसा रहे। तो इसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं? इसके लिए हम कॉपर यूज में लेते हैं, क्योंकि अगर हम स्टेशन ढंग से मार्क नहीं करेंगे तो हो सकता है बारिश आ जाए या कुछ और आ जाए तो वो हो, या फिर कुछ और चीज़ शिफ्ट कर जाए, तो 2-3 दिन बाद जब हमें फिर से सर्वे करना होगा तो वो जो हमारा स्टेशन है वो नहीं अवेलेबल होगा, इसलिए हम कॉपर का यूज में लेते हैं। बिसाइड्स थियोडोलाइट विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टेकिंग एंगल। थियोडोलाइट के अलावा किसको हम यूज में लेते हैं? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था, किसको यूज में लेते हैं? सेक्सटेंट को। जो कंपास है, कंपास हम यूज में लेते हैं बियरिंग को, एंगल्स को मेजर करने के लिए नहीं, बियरिंग्स को मेजर करने के लिए, नॉट एंगल्स। ठीक है, एंगल्स को मेजर करने के लिए हम सेक्सटेंट या फिर थियोडोलाइट का यूज में लेते हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द स्टेशन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द विजिबल हॉराइजन इज 44 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें दे रखा है, हमें हाइट निकालना है। क्या फॉर्मूला था हमारा? डी स्क्वायर 1 माइनस 2m इंटू 2r। डी स्क्वायर कितना दे रखा है? 44 स्क्वायर 1 माइनस 2m हम नहीं गिवन है तो हम 0.07 कंसीडर करते, तो 2 इंटू 0.07 इंटू 2 इंटू रेडियस मैंने बताया था क्या होता है 6870। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 121.54 मीटर। ठीक है, 121.54 मीटर। ऐसे ही हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले याद होंगे तो हमें हमारे लिए छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसमें भी क्या किया, हमें फॉर्मूला पता था और ये फॉर्मूला हमसे 2-3 बार ऑलरेडी लास्ट के क्वेश्चंस में हम लोगों ने सॉल्व किए। और इधर हमें सारी चीजें दे रखी, डी दे रखा है, आर हमें पता ही है, एम हम सपोज करते हैं 0.07, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है 6870 किलोमीटर। बस वैल्यूज पुट करके हमें आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the most important process in the triangulation system? Triangulation system के लिए सबसे मेन चीज हमारी क्या होती है? बेस लाइन मेजरमेंट। क्या जरूरी होता है? बेस लाइन मेजरमेंट, क्योंकि बेस लाइन मेजरमेंट से ही हम आगे की चीजें, बेस लाइन एक बार क्लियर हो जाएगी फिर हम आगे के जो भी स्टेशन है वो क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12th द लेंथ ऑफ द 10th बेसिस। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये एक प्रॉपर नंबर है जो हमें याद रखना है। तो द लेंथ ऑफ द 10th बेस कितना होता है? 1.7 माइल्स होते हैं। 13th क्वेश्चन, ग्राउंड विच इज हैविंग अंड्यूलेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सेटिंग बेस लाइन। नहीं, बेस लाइन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ठीक है, अगर बेस लाइन में कोई भी मिस्टेक आएगी तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा? गलत आएगा, आउटपुट विल अफेक्ट। तो जितनी ज्यादा अंड्यूलेशन होगा, अंड्यूलेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी? एक्यूरेसी कम होगी, एक्यूरेसी कम होगी। तो हमारे अंड्यूलेशंस क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। Which of the following is not a form of base measuring apparatus? फ्लेक्सिबल apparatus होता है, रिजिड बार्स भी apparatus है और कॉल्बी भी apparatus है। कॉल्बी apparatus जो है वो हमारा रिजिड बार का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? रिजिड बार का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी स्पाइरल apparatus जो है वो बेस लाइन मेजरमेंट के लिए काम में नहीं लेते हैं और जो कॉल्बी apparatus है वो रिजिड बार का ही पार्ट है।
करेक्शंस कैन बी अप्लाइड विदाउट मेजरिंग द टेम्परेचर इन फील्ड, ट्रू। क्यों? क्योंकि जब हम स्टील टेप को यूज में लेते हैं तो तब क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाती है, या तो श्रिंक हो जाती है या फिर स्वेल कर जाती है। तो उस वजह से एक्यूरेसी को कम करने के लिए हम क्या, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम उसको विदाउट टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। कॉल्बी apparatus will come under which of the following forms? ये अभी 2 क्वेश्चन पहले समझाया, किसके अंदर आता है, वो रिजिड बार्स के अंदर आता है। किसके अंदर? रिजिड बार्स में। Which of the following indicates a flexible apparatus? सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा होता है? हमारी स्टील टेप सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। कॉपर टेप, स्टील टेप, चेन और आयरन टेप, इन सब में से सबसे ज्यादा क्या काम में आती है? स्टील टेप आती है। हम जब भी मेजरिंग भी करते हैं, चाहे हम कोई कौन सी भी साइट पर जा रहे हो, किसी का भी हम कंस्ट्रक्शन करें, तो मेजरिंग के लिए हम हमेशा स्टील टेप का ही यूज में लेते हैं। Which of the following method is having more amount of flexibility? Flexible apparatus, rigid bar, Colby apparatus या Jaderin's method? इधर flexibility दिए रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि flexibility का मतलब flexible apparatus। इसका आंसर हो जाएगा हमारा Jaderin's method। कौन सा होगा? Jaderin's method। The formula for correction for temperature, ये हम लोगों ने फर्स्ट के जो वीडियोस किए थे इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग में, तब भी हमने ये डिस्कस किया था। तो ये होता है CT इक्वल्स टू अल्फा TM माइनस T0 इंटू A। अल्फा होता है हमारा थर्मल कोफिशिएंट, TM होता है हमारा मीन टेम्परेचर, T0 होता है जब हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और L हो जाती है हमारा लेंथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, C इक्वल्स टू अल्फा TM माइनस T0 L। अभी ये फॉर्मूला हमें आ गया। अभी सपोज कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा हमें पता है स्टैंडर्ड अल्फा कितना होता है, 1 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ द लाइन इज 20 मीटर, करेक्शन इज 2 मीटर एंड लेंथ ऑफ द टेप इज 30 मीटर। हमें फॉर्मूला दे रखा है इसका, CA का फॉर्मूला होता है L इंटू C अपॉन L। ठीक है, L होता है हमारा लेंथ ऑफ द लाइन, C हो गया हमारा करेक्शन, और L हो गया हमारा लेंथ ऑफ द टेप। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे 20 इंटू 2 इंटू 30, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.34। ये सारे फॉर्मूलेज जो भी करेक्शन के हैं, एब्सोल्यूट लेंथ का हो गया, स्लोप का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, अलाइनमेंट का हो गया, पुल का हो गया, सेक का हो गया, ये 5-6 करेक्शंस होते हैं और इनके फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये क्यूमुलेटिव है या नहीं है, पॉजिटिव एरर है या नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इनसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करेक्शन फॉर द टेम्परेचर। टेम्परेचर का करेक्शन निकालना है। फॉर्मूला हमने अभी एक क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था कि CT इक्वल्स टू अल्फा TM माइनस T0 इंटू L। ठीक है, अभी इफ द मीन टेम्परेचर, TM हमें दे रखा है 30 डिग्री, टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है 28 डिग्री, लेंथ हमें कितनी दे रखी है 9 मीटर, और अल्फा हम कितना लेते हैं 1 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो अल्फा 1 इंटू 10⁻⁻⁶, TM 30, T0 28 और लेंथ कितनी दे रखी है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, CT इक्वल्स टू अल्फा TM माइनस T0 इंटू L, ये हमारा फॉर्मूला है। अल्फा 1 इंटू 10⁻⁻⁶, TM दे रखा है 30, T0 दे रखा है 28 और लेंथ दे रखी है 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्शन फॉर टेंशन। करेक्शन फॉर टेंशन या फिर करेक्शन फॉर टेंशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पुल और टेंशन का सेम होता है। पुल का मतलब ही टेंशन होता है, तो करेक्शन फॉर पुल लगाएंगे। करेक्शन फॉर पुल का फॉर्मूला होता है P माइनस P0 अपॉन AE। AE को हम और क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। अभी क्या दे रखा है हमें, इफ द पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट इज 15 न्यूटन। P हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, P दे रखा है, स्टैंडर्ड दे रखा है P0 दे रखा है, लेंथ हमें दे रखी है L दे रखा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A दे रखा है हमें, और E दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है हमें। तो CP इक्वल्स टू P कितना दे रखा है 15 माइनस 8, A कितना दे रखा है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर 5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁷। लेंथ दे रखी है हमें 10, तो आंसर हमारा आ जाएगा
7 × 10⁻⁷ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। मैंने बताया ना 5-6 करेक्शन से, उन करेक्शन की या तो फॉर्मूलेज आते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ द टेप इज 1 kg having length of 100 meter with 6 equal base, the pull applied will be 9. Calculate the correction for sec. अभी ये हमारे पास चौथा या पांचवा करेक्शन है, करेक्शन फॉर सेक। करेक्शन फॉर सेक का हमारा फॉर्मूला होता है L × W²। W होता है हमारा वेट, 24 × N। N होता है नंबर ऑफ बेस, हमारे पास कितने बेस है वो, और P हो जाता है हमारा पुल। L हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। वेट हमें कितना दे रखा है, 1 kg का वेट दे रखा है टेप का। 24 N हमें कितनी दे रखी है, 6 इक्वल बेस दे रखे, और पुल कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो सिंपल सा हमने फॉर्मूले में उसको पुट किया और हमारा आंसर आया 0.00142। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने कौन कौन से करेक्शन के बारे में पढ़े, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, एब्सोल्यूट लेंथ का पढ़ा, पुल या फिर टेंशन का पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा, सेक के बारे में पढ़ा। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, एक स्लोप भी होता है हमारे पास और एक रॉन्ग अलाइनमेंट भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ 5-6 टाइप के करेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट। मिस अलाइनमेंट ही अभी मैंने बताया रॉन्ग अलाइनमेंट है। इफ द लेंथ ऑफ द लाइन इज 18 मीटर, एल दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3 मीटर। 3 मीटर क्या है, डी हो जाएगा। तो अलाइनमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है d² × 2l। तो d कितना दे रखा है 3, 2 × l कितना दे रखा है हमारे पास 18 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। मैंने बताया 5-6 करेक्शंस, उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चंस आए हैं बेसलाइन मेजरमेंट में। अभी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस की PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।